इंडिया की एजेंट यति, रूही और नेहा को लगी चोट। अपने साथियों को मरा हुआ देखकर बाकी गार्ड्स थोड़ा डर गए। एक गार्ड बोला, बॉस हम ढूंढ रहे हैं पर सालों पहले की फोटो से उन्हें ढूंढना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। ऊपर डाटाबेस से भी हमें उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। वो आदमी गुस्से से बाकी सभी गार्ड्स को सूट करता। उससे पहले एक आवाज आई, रिलैक्स एल्बर्ट। अगर तुम ऐसे ही एक एक करके सबको मार दोगे तो फिर खुफिया रिपोर्ट कौन निकालेगा? क्या हर देश में उन्हें ढूंढना तुम्हें आसान लग रहा है? अब आगे। इतना कहकर एक और इंसान आकर एल्बर्ट नाम के आदमी के पास बैठ गया। एल्बर्ट ने उस आदमी को देखा जिसने एक मास्क पहन रखा था, जिसमें उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी, को बेहद अलग थी। रहस्यमयी और अलग, बिल्कुल काली स्याही की तरह आंखें। एल्बर्ट ने उससे नजर हटाया फिर बोला, पता नहीं वो चार कुत्ते कहाँ पर छिपकर बैठे हुए हैं। एक बार वो चार लोग हमसे मिल जाए तो मैं उन पर एक और एक्सपेरिमेंट करूंगा। उसकी बात सुनकर सामने बैठा इंसान बोला, पहले वो मिल जाए फिर कितना चाहे एक्सपेरिमेंट कर लेना। बस वो सब हमें मिल जाए, या फिर उन सब की डाटा या इन्फॉर्मेशन। ऐसा हुआ तो हम उन्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं। सबके पास कोई ना कोई कमजोरी होती है, जब तक उन सब की कमजोरी हमारे पास होगी वो चारों हमारी मुट्ठी में रहेंगे। बस तुम और भी आदमी तैयार करो। इस बार ज्यादा आदमियों को इंडिया में भेजो, वहां ज्यादा चांसेस हो सकती है। उस इंसान की बात सुनकर एल्बर्ट ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, इस बार भी एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। उन चारों के बाद तो एक भी एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ। ऊपर से बच्चों को गवर्नमेंट ढूंढ रही है, अब ज्यादा बच्चों को उठाना भी पॉसिबल नहीं है। उसकी बात सुनकर सामने बैठे इंसान की नजर गहरी हो गई। वो उसे देखते हुए बोला, पता करो इस बार जो बच्चे आने वाले थे वो कैसे गायब हो गए। समुंदर के बीच से ही बच्चों के साथ शिप भी गायब हुई है। तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। इस आइलैंड के बारे में किसी को पता ना चले वही बेहतर है। उस इंसान की बात सुनकर एल्बर्ट बोला, रिलैक्स, चाहे कुछ भी हो गवर्नमेंट का शक कभी भी मुझ पर या तुम पर नहीं जाएगा। आखिरकार तुम दुनिया के लिए और गवर्नमेंट के सामने सबसे अच्छा इंसान हो। तुम्हें तो हमेशा ऐसे ही चैरिटी करनी चाहिए। और मेरे बारे में तो कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया की नजरों में तो मैं कब का मर चुका हूं। फिर भी तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए ताकि आगे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। और खास करके इंडिया में अपने लोगों को और गैंग्स को सबसे ज्यादा केयरफुल रहने के लिए बोलो। सुना है वहां एक खतरनाक सीक्रेट एजेंट है, एजेंट यति। वो लड़का है या लड़की किसी को नहीं पता, पर जो एक बार केस उसके पास आ जाता है, चाहे दुश्मन कोई भी क्यों ना हो, वो उसका नामो निशान मिटा देता है। वो इंडियन गवर्नमेंट की रूल को भी फॉलो नहीं करता है। वो तो इंडिया की राष्ट्रपति के बात को भी नहीं मानता। उल्टा गवर्नमेंट भी उसके हिसाब से चलती है। एक और बात यह है कि ना ही उसे 4 सालों से कोई आज तक कॉम्बैट में हरा पाया है। उसकी बात सुनकर एल्बर्ट भी थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, अगर ऐसा इंसान हमारे साथ जुड़ जाए तो कितना अच्छा होगा। फिर हमें कोई रोक टोक नहीं, हम इंडिया ने आपने वेपन भेज सकते हैं और आपने मिशन को और भी तेजी से पूरा कर सकते हैं। हाँ, पर उसे ढूंढना इतना आसान नहीं। उसके मर्जी के बिना तो कोई भी उसे काम करने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकता। सुना है इंडियन आर्मी, स्पेशल फोर्स, मिनिस्ट्री, पारा फोर्स सब उसे अपने तरफ लाना चाहते थे ताकि वो उनके टीम में शामिल होकर उनके लिए काम करे, पर कोई भी उसे अपनी तरफ नहीं ला सका। वो पूरी तरह से एक आजाद पंछी है। अगर मैं उसे ढूंढ सकता तो मैं उसे जरूर इस दुनिया की पिंजरे में कैद करता। एल्बर्ट ने सिर हिला दिया फिर गार्ड्स को वहां से जाने के लिए बोला। वहीं दूसरी तरफ सुबह का वक्त नियति जब उठी तब तक प्रखर वहां से जा चुका था। नियति अपनी डेली रूटीन को फॉलो करके नहाने के लिए चली गई। वहीं प्रखर अपने कार में बैठकर नियति को बालकनी से अंदर जाते हुए देख रहा था। वो 4 बजे ही नीचे आ गया था, पर अपने कार में बैठकर वो नियति को बालकनी की तरफ ही देखे जा रहा था। जब नियति को उसने अच्छे से देख लिया तो इसके दिल को सुकून मिला।
पिछली जिंदगी में भी वो ऐसे ही सीसीटीवी के जरिए नियति को घर में हर जगह देखता रहता था। पर नियति के बारे में कहीं उसके दुश्मन को पता ना चल जाए, नियति को भी उसके दुश्मन कहीं टारगेट ना करे, ये सब सोचकर वो नियति से दूर ही रहता था और नियति को हमेशा घर पर ही रखता था। नियति बाहर नहीं आती थी तो वो बिल्कुल सेफ रहती थी। जिस दिन वो अकेली उसके गार्ड्स के बिना बाहर आई, उस दिन उसने अपनी बनी को खो दिया था। उसने खुद को भी उसमें खो दिया और कियान को भी खो दिया। इस बार वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देने वाला था। वो इस बार अपनी बनी अपने होने वाले बच्चे और कियान को प्रोटेक्ट करेगा। इस बार तो उसकी बनी भी दुश्मनों को मार सकती थी। ये सोचते हुए वो वहां से चला गया। वही नियति बात लेकर नीचे आई। आज उसकी एक मीटिंग था। ऊपर से संभव जी उसे बार बार कॉल कर रहे थे। आज उनकी घर में उनके बेटे की वेलकम पार्टी थी, इसलिए नियति को वहां जाना था। संभव जी बेहद बड़े बिजनेसमैन या ज्यादा अमीर तो नहीं थे, पर वो बेहद ही ज्यादा ईमानदार इंसान थे। वो नियति के साथ कई बार काम कर चुके थे। जब नियति ने पहले अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश किया था, तब भी संभव जी ने नियति के साथ उस पर भरोसा करके प्रोजेक्ट किया था। नियति की कंपनी भले ही 1 साल के अंदर एशिया की टॉप कंपनी बन गई, पर नियति ऐसी इंसान थी जो अच्छाई के बदले अच्छाई ही वापस करती थी। ऊपर से संभव रॉय उसे बेटी मानते थे। जब पहले नियति ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा, संभव जी तब से उसके साथ थे, तो अब वो संजय जी को नहीं छोड़ सकती थी। सब हॉल में बैठे हुए थे। जय और आकाश, आदित्य ने जब नियति को देखा, उन तीनों ने उसे अपने पास बुला लिया। नियति भी जाकर उनके पास बैठ गई और सब बातें करने लगे, दादाजी, दादी माँ और बुआ जी के साथ। वही रूही और नेहा जो अभी अंदर आ रही थी। नियति को देखकर दोनों की आंखें जलन और नफरत से भर गई। अभी वो दोनों खून मिट्टी से सने हुए थे। गार्डनिंग करना उन्हें पहाड़ तोड़ने जितना मुश्किल लग रहा था। जब नेहा पानी दे रही थी तब रूही गलती से पैर स्लिप होने की वजह से गिर गई, जिस वजह से गार्डन में लगी गुलाब की कांटे रूही की हाथ और गर्दन, फेस सब जगह चुभ गए थे, जिस वजह से रूही की चेहरे, गर्दन और हाथ से खून निकल रहा था। रूही ने इतनी तकलीफ कभी नहीं सहा था, इसलिए उसे बेहद रोना आ रहा था। पर वहां उसकी रोना सुनकर उसे कंसोल करने वाला कोई नहीं था। नेहा जब रूही को उठाने के लिए आई, उसका भी पैर स्लिप हो गया और गार्डन में राखी गार्डनिंग टूल पर जा गिरी, जिस वजह से उसका हाथ छिल गया था। फेस पर भी चोट लगी हुई थी, थोड़ा थोड़ा खून भी बह रहा था। दोनों ही मिट्टी से सन चुके थे। दोनों को कुछ पता नहीं था, इसलिए दोनों ने कुछ ज्यादा ही पानी डाल दिया था हर जगह, जिस वजह से इस वक्त दोनों मिट्टी और खून से सने हुए थे। दोनों की फेस को छोड़कर बाकी सभी जगह मिट्टी से सना हुआ था। ऐसा लग रहा जैसे दो पागल मिट्टी से होली खेल कर आए हो। जब सबकी नजर उन पर पड़ी तो जय, आकाश और आदित्य की तो हंसी ही छूट गई। वहीं दादाजी, दादी माँ, ब्रिजेश जी, कौशल्या जी और चंद्रिका जी हैरान थे। उन्हें थोड़ी हंसी भी आ रहा था और हैरानी भी हो रही थी। ये दोनों जाते वक्त तो बिल्कुल ठीक थे, फिर मिट्टी और खून से सने हुए क्यों आ गए? उन तीनों को आपने ऊपर हंसते देखकर रूही और नेहा को और भी गुस्सा आ रहा था, पर दोनों ने ही आपने गुस्से को छुपा लिया और रोने लगी। वहीं बाकी सब जो हैरान थे वो सब अपने होश में वापस आए। ये क्या हुआ बच्ची, तुम दोनों ऐसे मिट्टी में क्यों सनी हुई हो? और ये खून कहाँ से आ रहा है? सीखा जी हैरानी से बोली। विपुल जी भी उनकी हालत को देखकर हैरान थे। क्या हुआ, क्या तुम दोनों गिर गए थे? विपुल जी ने भी चिंता से पूछा। रूही और नेहा ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। तो जय और आदित्य और भी जोर से हंसने लगे। वाह क्या बात है, बेहद मजेदार सीन होगा जब तुम दोनों नीचे गिरे होंगे। मैं वहां होता तो इतनी खुशी भरी और मेमोरेबल मोमेंट को जरूर वीडियो बनाता, जय हंसते हुए बोला। आदित्य भी बोल पड़ा, बिल्कुल सही, ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों जंग लड़कर आए हो। बस करो, इतना भी मजाक उड़ाना सही नहीं है। देखो कैसे दोनों बेचारी सुअर जैसी हो गई है।
जैसे सुअर गंदे नाले में गिरकर लौट कर आते हैं, ठीक वैसे ही आकाश सिर हिलाकर बोला, जैसे जय और आदित्य को उन दोनों की मजाक उड़ाने से रोकना चाहता हो। पर वो खुद ही नेहा और रूही की मजाक उड़ा रहा था। उसकी बात सुनकर जय और आकाश को तो और भी हंसी आ रही थी। उनका भाई इन दो लड़कियों को सांत्वना दे रहा है या इन दोनों का मजाक उड़ा रहा है। वहीं नियति ने तिरछी स्माइल लिए रूही और नेहा को देखा और मन ही मन बोली, ये तो कुछ भी नहीं है, बस शुरुआत है। आगे तुम दोनों हर दिन धीरे धीरे तड़पोगी, जैसे मैं इस यादों से तड़प रही हूं। नेहा और रूही का तो मुंह ही उतर गया। पहले तो उन दोनों को लगा आकाश उनकी साइड ले रहा है। फिर आकाश की अगली लाइन सुनकर वो समझ गए कि ये उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। अमृत और अर्जित दोनों को ही इन तीनों का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। अमृत बोला, जाओ तुम दोनों फ्रेश होकर नीचे जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। जख्म में मिट्टी लगा है तो शायद इन्फेक्शन हो सकता है। रूही और नेहा स्टाफ के साथ सहारे लेकर ऊपर चली गई। वहीं उनके जाने के बाद सीखा जी बोली, नियति क्या तुम इस सजा को थोड़ी कम कर सकती हो? तुम देख रही हो ना इन दोनों को ये काम नहीं आता है, इसलिए उनकी कितनी बुरी हालत हो गई है। अगर सजा देना है तो कुछ और सजा दे दो। तभी अर्जित भी बोला, हाँ मोम सही कह रही है, अगर कोई और सजा नहीं देनी तो कम से कम इस सजा को थोड़ी कम कर दो। तुम्हें तो पता है ना, इन दोनों ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है, इसलिए उन्हें ये सब काम करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, चोट भी लग रही है। उन दोनों की बात सुनकर नियति की होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई। वो उन्हें देखकर बोली, वाह आपनी घटिया बेटी और बहन के लिए इतना फिक्र है। अगर काम नहीं आता तो उन्हें और भी ज्यादा करना चाहिए ताकि वो काम सीख सके। वैसे भी किस्मत का क्या पता कब आप सब भिखारी बन जाए और आपकी दोनों मनहूस बेटियों के पास पैसा ही ना हो, तब ये गार्डनिंग, साफ सफाई ये काम ही काम आएगा। क्योंकि आपकी मनहूस और घटिया बेटी रूही और मिस्टर विपुल शेखावत की मरी हुई साली की बेटी नेहा, दोनों को ही कुछ काम नहीं आता, बस मुफ्त में दोनों खाती है और पैसा उड़ाती है। क्या पता उन्हें अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं, तब वो दोनों माली या सर्वेंट की काम तो आराम से कर सकते हैं ना। नियति की बात सुनकर सीखा जी और अर्जित दोनों चुप हो गए। सीखा जी जानती थी नियति उनकी बात नहीं सुनेगी और ना ही कभी मानेगी। अर्जित को थोड़ा गुस्सा आ रहा था, नियति मुझे पता है तुम रूही से नफरत करती हो, क्योंकि बचपन में उसकी गलतफहमी की वजह से तुम्हें हॉस्टल में डाल दिया गया था। पर इतनी भी बेरहम मत बनो, मैं तो सोच रहा था हम सब माफी मांगेंगे और तुम्हें टाइम देंगे तो तुम एक दिन हमें माफ कर देगी, पर तुम तो और भी नफरत कर रही हो। उसकी बात सुनकर जय गुस्से में अर्जित को कुछ कहने वाला था। नियति ने उसे रोक दिया और अर्जित को देखकर ठंडे भाव से बोली, मिस्टर अर्जित लगता है तुम काफी फ्री हो, इसलिए तुम इतना ज्यादा बकवास सोचने लगे हो कि मैं कभी तुम सबको माफ कर दूंगी। क्या तुम्हें याद है जब मैं छोटी थी और रूही ने मुझे गार्डन में धक्का दे दिया था, तब मुझे भी इतनी चोट लगी थी, तब मैं भी उस कांटे से जख्मी हुई थी, जिससे आज तुम्हारी सो कॉल्ड घटिया मनहूस दो कौड़ी की रूही भी जख्मी हुई है। उस दिन तो तुमने और इस घटिया औरत सीखा शेखावत, ये घटिया नाकारा आदमी विपुल शेखावत, सबने यही कहा था कि ये बस एक छोटी चोट है और रूही ने जानबूझकर मुझे धक्का नहीं दिया था, बस कुछ थोड़ा कांटा ही तो लग गया है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी। प्लीज लाइक शेयर कमेंट रिव्यू जरूर दीजिए। नियति की पास्ट दर्द। क्या तुम्हें याद है जब मैं छोटी थी और रूही ने मुझे गार्डन में धक्का दे दिया था, तब मुझे भी इतनी चोट लगी थी, तब मैं भी उस कांटे से जख्मी हुई थी, जिससे आज तुम्हारी सो कॉल्ड घटिया मनहूस दो कौड़ी की रूही भी जख्मी हुई है। उस दिन तो तुमने और इस घटिया औरत सीखा शेखावत, ये घटिया नाकारा आदमी विपुल शेखावत, सबने यही कहा था कि ये बस एक छोटी चोट है और रूही ने जानबूझकर मुझे धक्का नहीं दिया था, बस कुछ थोड़ा कांटा ही तो लग गया है। अब आगे तो फिर अब भी तो वही हुआ है,
आपकी प्यारी बेटी को भी तो थोड़ा चोट लगा है। भला छोटे छोटे कांटे से किसी को ज्यादा चोट कैसे लग सकता है? आपको नहीं लगता आप दोनों कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो? ये बस कांटा ही तो है, थोड़ा मेडिसिन लगाने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतनी सी चोट से आपकी प्यारी मनहूस बेटी बहन मरेगी नहीं। ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और मिस्टर अरिजीत शेखावत, आपसे किसने कह दिया कि मैं इस जिंदगी में कभी भी आपको माफ करूंगी? क्या मैं अब आपसे थोड़ा कम नफरत और घिन करने लगी हूं? जिस वजह आपने गलती से ये सोच लिया कि मैं आपको कभी माफ करूंगी। नियति की आंखों में खतरनाक चमक थी और नफरत थी। उसकी आवाज हमेशा की तरह बर्फ की तरह कोल्ड हो गई थी। कुछ दिन से जय, दादाजी दादी माँ की वजह से, फिर बुआ जी की फैमिली और आकाश, आदित्य की आने की वजह से वो इन लोगों को ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी। वो उनके साथ बहस करके अपना टाइम खराब नहीं करना चाहती थी। और ऊपर से जय, आकाश और आदित्य, उसके ये तीनों भाई ही उसके लिए बोल देते थे। इसलिए वो सोच रही थी इन पर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे। पर लगता है उसकी चुप रहने से ये लोग कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो उन्हें कभी माफ कर देगी या उसकी नफरत इन सब के लिए कम हो जाएगी। वही नियति की बात सुनकर और उसकी पहले की तरह ही ठंडे भाव को देखकर सब उदास थे। जय, आकाश और आदित्य ने नियति को देखा। उनकी इस प्यारी सी छोटी बहन ने यहाँ रहकर क्या क्या सहा होगा, इसका तो अंदाजा भी वो नहीं लगा पा रहे थे। पर तीनों को ही विपुल जी, सीखा जी और रूही पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उनके लिए ये तीनों अमृत और अरिजीत से भी ज्यादा घटिया थे। इनमें से कोई भी नियति की फैमिली मेंबर कहलाने की लायक नहीं था। विपुल जी, सीखा जी, यहाँ तक कि अमृत की आंखों में भी आंसू झलक आया था। नियति ने जो कहा वो झूठ नहीं था, बचपन में ऐसा ही हुआ था। जब नियति 4 साल की थी तब रूही और वो गार्डन में थे। नियति स्टाफ के साथ थी और फूलों के साथ खेल रही थी। वही रूही भी तब 7 साल की थी और वापस स्कूल से घर आ रही थी। फिर पता नहीं क्या हुआ जब स्टाफ दूर चली गई थी। उन दोनों के बीच शायद कुछ झगड़ा हुआ था, जिस वजह से रूही की हाथ से नियति को धक्का लग गया था और नियति गार्डन में गिर गई थी, जिस वजह से गुलाब की पौधे से उसकी फेस, हाथ, बॉडी में कई जगह कांटा चुभ गया था और खून भी बह रहा था। और जब नियति रोने लगी तो रूही भी डर से रोने लगी थी। उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से नियति को चोट आई है। इस वजह से सब उससे गुस्सा ना हो जाए या उसे ज्यादा पनिश ना करे। और जब सबने रूही से सुना कि गलती से उसका हाथ नियति को लग गया और उसे डर है कि मोम, डैड, भाई सब उससे गुस्सा हो जाएंगे और उसे बुरी बच्ची समझेंगे, इसलिए उसे डर लग रहा था और वो रो रही थी। तो सबका प्यार, कंसर्न नियति के लिए गायब हो गया और सब रूही को संभालने लगे। सीखा जी ने भी नियति पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी छोटे से बॉडी पर कितनी कांटा लगा था, जिस वजह से उसकी एक साइड फेस, गर्दन, हाथ से खून आ रहा था। सबको तो सिर्फ रूही की पड़ी थी ताकि रूही उनकी प्रिंसेस ना रोए। इसलिए विपुल जी ने बस नियति के लिए डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया और उस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। और सीखा जी तो रूही को गोद में लिए उसे चुप करवा रही थी, जैसे पता नहीं रूही को कितनी ही दर्द हो रहा हो और वो मरने वाली हो। उन्होंने तब रूही को चुप करवाने के लिए ही ये कहा था कि नियति को बस कांटे से ही तो छोटी सी चोट लगी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए रूही को इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की या रोने की जरूरत नहीं है। अमृत और अरिजीत ने भी रूही को यही समझाया कि ये नियति की बस छोटी चोट लगी है, कोई गंभीर बात नहीं है, थोड़ा मेडिसिन लगाकर चोट ठीक हो जाएगा, ताकि बस रूही का रोना बंद हो जाए। पर उस मासूम 4 साल की नियति की फिक्र किसी को भी नहीं थी। वो पुरानी बातें सोचते हुए सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। सबको समझ में आ रहा था कि नियति को उस वक्त कितनी ज्यादा तकलीफ हुई होगी। उस वक्त तो वो सिर्फ 4 साल की छोटी सी बच्ची थी और उन सब ने क्या किया, उसे संभालने की जगह रूही को संभालने में लग गए और नियति की चोट और उसकी दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।
वो सब सच में नियति की नफरत के ही काबिल थे। जब रूही इतनी बड़ी हो कभी वो कांटे से चुभने का दर्द नहीं सह पा रही है, तो नियति उस वक्त बच्ची थी, उसने कैसे सहा होगा ये दर्द। और जब डॉक्टर उसकी इलाज करने आए तब नियति को बेहद दर्द हो रहा होगा। फिर भी कोई उसके पास बैठने को नहीं आया, सब रूही के पास ही रहे, ताकि रूही इस बारे में सोचकर और ज्यादा ना रोए। इस वक्त विपुल जी को तो खुद पर ही शर्म आ रही थी, कैसे बाप थे वो। वहीं बुआ जी, ब्रिजेश जी, संग्राम जी और चंद्रिका जी तो हैरान थी। क्या बचपन में नियति ने इतना सब कुछ सहा था? लगता है उन्होंने बस कुछ ही इंसिडेंट सुना है, वरना नियति की जिंदगी तो और भी तकलीफ से गुजरी है। भला कोई इतनी छोटी सी बच्ची के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? दोनों ही विपुल की बेटी, फिर दोनों में इतना भेदभाव क्यों था? उन सबको अब विपुल और सीखा के साथ अमृत और अर्जित पर भी हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी दादाजी बोले, इसकी जिम्मेदार मैं भी हूं बच्ची, अगर मैं ठीक होता और हॉस्पिटल में पड़ा ना रहता तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती मेरी बच्ची को हाथ लगाने की। मेरी वजह से दादी माँ भी तुम पर ध्यान नहीं दे पाई और तुम्हें इतना सफर करना पड़ा, फिर भी मैं तुम्हारी दी जिंदगी जी रही हूँ मेरी बच्ची, वरना मेरे लिए तो सिर्फ मौत था। कहते हुए विश्वनाथ जी की आंखों से आंसू छलक आया। वो खुद को ही इन सब का जिम्मेदार मान रहे थे। ना वो बीमार होते, ना वो एडमिट होते, ना पार्वती जी को उनकी तबीयत देखने के लिए हॉस्पिटल में ज्यादा जाना पड़ता। नहीं दादाजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने और दादी माँ ही तो थे जिन्होंने बचपन से मुझे प्यार दिया था, बाकी किसी का बचपन का प्यार तो मुझे याद नहीं है। नियति उन्हें शांत करने के लिए बोली, भला कोई कैसे खुद की डिजीज को कंट्रोल कर सकता है, और खुद की बीमारी को रोकना अगर खुद के हाथ में होता तो दुनिया में कोई भी इंसान कभी बीमार नहीं होना चाहता। तभी सीखा जी रोते हुए बोली, क्या तुम कभी हमें अपनी गलतियों के लिए माफ नहीं करोगी? क्या तुम हम सबको अपनी गलती सुधारने का एक मौका भी नहीं दोगी? विपुल जी ने भी दर्द से नियति को देखा और पूछा, क्या कभी तुम्हारी नफरत खत्म हो सकती है? या फिर कुछ ऐसा बताओ जिसे करने से तुम्हारी नफरत थोड़ी कम हो जाए। अमृत और अर्जित भी नियति को देख रहे थे, वो नियति की जवाब की इंतजार में थे। वहीं उनकी बात सुनकर नियति हंसने लगी, क्या आप मजाक कर रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस शेखावत? ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी नफरत को कम कर सके। फिर भी आप मेरी नफरत को कम करना चाहते हो ना? क्या आप उस नियति की मासूमियत उसे वापस दे सकते हो जिसे तुम घटिया लोगों ने पूरी तरह से छीन लिया था? क्या तुम लोग उस छोटी सी नियति को उसका बचपन वापस लौटा दे सकते हो, जिसकी बचपन तुम लोगों की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गई? नहीं ना, तो फिर मैं भी तुम सबको कुछ नहीं वादा दे सकती। मेरी सिर्फ एक ही उसूल है मिस्टर शेखावत एंड मिसेस शेखावत, दर्द के बदले दर्द और मौत के बदले मौत। मेरी डिक्शनरी में माफी जैसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या मैं आपकी बेटी को नहीं मार सकती? क्या आपको लगता है अगर मैं एक बार कहूं तो नाइट क्वीन मेरे एक इशारे पर आपकी प्यारी कचरे बेटी को एक पल में खत्म नहीं कर सकती? पर मुझे आपकी प्यारी बेटी को दर्द में देखकर बड़ा ही सुकून मिलता है, जितना दर्द वो छोटी सी नियति को बचपन में कुछ ही साल में मिला था। उससे ज्यादा दर्द में मैं तुम्हारी मनहूस कचरा बेटी रूही को देखना चाहती हूँ। मेरी नफरत से ज्यादा मैं उस लड़की से घृणा करती हूँ। इतना कहकर उसने टाइम देखा, इनके साथ बहस करके टाइम हो गया था। अब उसके पास इनके साथ बकवास करने का टाइम नहीं था। उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो दादी माँ से बोली, दादी माँ मेरी एक मीटिंग है, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वो वहां से निकल गई। जय और आकाश आदित्य उसके साथ जाना चाहते थे, पर नियति ने उन्हें रोक दिया। दादी माँ उसे खाने के लिए बोल रही थी, पर नियति टाइम नहीं है कहकर बाहर चली गई। उसके जाते ही पार्वती जी गुस्से में शिखा और विपुल जी को देखते हुए बोली, ये सब तुम दोनों और तुम्हारी उस घटिया बेटी की वजह से हुआ है। मेरी बच्ची बिना खाना खाए ही मीटिंग में चली गई। अब पता नहीं उसे खाने में कितनी देर हो जाएगी। तुम दोनों को क्या जरूरत थी उससे बहस करने की? दादी माँ शिखा और अर्जित को घूरते हुए बोली।
अब तो तुम दोनों खुश हो गए होंगे ना। सीखा जी अरिजित कुछ कहना चाहते थे पर चुप पड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले, क्योंकि सच में रूही के बारे में तो उन दोनों ने ही जिक्र किया था, पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी और नियति की जख्म को वो फिर से कुरेद देंगे, वरना वो तो चुप होकर बैठी हुई थी। तभी कौसल्या जी बोली, मुझे तुम सबसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम सब ने सच में उस बच्ची की बचपन को बर्बाद कर दिया। उसकी मासूमियत, उसकी होंठों की हंसी, सब कुछ तुम लोगों ने छीन लिया। आरे कैसे माँ बाप हो तुम दोनों, विपुल रूही की तरह नियति तुम्हारी बेटी है, फिर तुम एक बाप होकर भी तुमने इतना भेदभाव कैसे किया? क्या तुम एक अच्छे बाप कहलाने की लायक भी हो? तुम्हें उस बच्ची का दर्द नहीं दिखा क्या? तभी ब्रिजेश जी बोले, आप सही कह रही हो, ये दोनों माँ बाप होने की लायक नहीं है। या फिर ये कहे कि रूही की माँ बाप भाई बनने की चक्कर में ये लोगों ने नियति को ही भूल गए। ये लोग भूल गए कि नियति भी इनकी बेटी है। क्या फायदा ऐसे माँ बाप होने का जो आपने बच्चों में ही भेदभाव करे। विपुल तुम सच में एक अच्छा बाप बनने में फेल हो गए, और इस वजह से तुम सब ने नियति को पूरी तरह से खो दिया। जितना मैं 3 दिनों में ही नियति को समझा हूं, अब उसकी आंखों में तुम सब के लिए नफरत है, और मुझे नहीं लगता कि वो तुम सबको कभी माफ करेगी। मैंने सुना है कि वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कंपनी की ऑनर अपनी हर फैसलों को लेकर बेहद श्योर रहती है। अगर उसने डिसाइड किया है तो वो करके रहेगी, और अगर उसने कहा है कि वो तुम सबको कभी माफ नहीं करेगी, तो फिर तुम लोगों को माफी के बारे में भूल जाना चाहिए। तभी रूही और नेहा फ्रेश होकर ड्रेस चेंज करके नीचे आई। अभी भी उनकी चोट से हल्का खून आ रहा था। वहीं रूही और नेहा ने नीचे आकर अजीब माहौल को नोटिस किया। क्या हुआ, वो दोनों ही कंफ्यूज थे। जब वो ऊपर गए थे तब तो ये लोग उन्हें लेकर कितना कंसर्न थे, पर अब ऐसा क्यों लग रहा है जैसे फिर से सबका ध्यान उन पर से हट गया हो। रूही को देखकर जय, आकाश और आदित्य की आंखों में गुस्सा उतर आया। ये लड़की बेहद चालबाज है, झूठी भी है, इसने जरूर जानबूझकर नियति को बचपन में धक्का दिया होगा। तभी डॉक्टर भी आ गए। रूही और नेहा सोफे पर बैठ गई। कुछ कांटे रूही की स्किन में रहकर टूट गई थी, जिसे डॉक्टर निकाल रहे थे। वहीं रूही दर्द से चिल्लाई और रोते हुए बोली, मोम डैड बेहद दर्द हो रहा है। पर विपुल जी या सीखा जी कोई उसके पास गए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी। प्लीज लाइक शेयर कमेंट रिव्यू जरूर दीजिए ताकि मुझे आगे स्टोरी लिखने में मोटिवेशन मिले। रूही की बुरी हालत, पागल डॉक्टर। रूही को देखकर जय, आकाश और आदित्य की आंखों में गुस्सा उतर आया। ये लड़की बेहद चालबाज है, झूठी भी है, इसने जरूर जानबूझकर नियति को बचपन में धक्का दिया होगा। तभी डॉक्टर भी आ गए। रूही और नेहा सोफे पर बैठ गई। कुछ कांटे रूही की स्किन में रहकर टूट गई थी, जिसे डॉक्टर निकाल रहे थे। वहीं रूही दर्द से चिल्लाई और रोते हुए बोली, मोम डैड बेहद दर्द हो रहा है। पर विपुल जी या सीखा जी कोई उसके पास गए। अब आगे कोई उसके पास नहीं गए, ना उसके डैड, ना मोम, ना भाई। ये देखकर रूही हैरान थी। उसे नहीं पता था कि यहाँ क्या हुआ है। उसे नहीं पता था कि नियति की बातों की वजह से इस वक्त सब गिल्ट में है, इसलिए उसके पास नहीं आ रहे हैं। नियति की ट्रीटमेंट के वक्त भी तो उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया था। रूही की अगर वो लोग अब इतनी ज्यादा केयर करेंगे तो जरूर नियति की नफरत बढ़ जाएगी। उसे इस बार सच में बेहद ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि कई जगह पर कांटे लग गए थे। डॉक्टर जब उस टूटे हुए कांटे को निकाल रहे थे तो रूही को बेहद दर्द हो रहा था। इस बार वो दर्द में होने का नाटक नहीं कर रही थी। फिर भी उसके मोम, डैड, भाई कोई उसे संभालने के लिए नहीं आया। ये क्या ही रहा है। पहले तो उसे थोड़ा सा चोट लगने पर सब उसके पास बैठे रहते थे। अगर वो थोड़ा भी रो देती थी तो सब उसके पास ही उसकी हाथ पकड़कर बैठे रहते थे। जब तक उसकी दर्द खत्म नहीं होता था तब तक ये सब उठते नहीं थे और कहते थे हमारी प्रिंसेस की दर्द हमें लग जाए। और आज जब सच में इतनी जख्म लगी है, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है। ये देखकर तो उसे सच में और भी दर्द होने लगा, और वो दर्द की वजह से रोने लगी। उसे रोते देख जय,
आकाश और आदित्य को हंसी आ रही थी। जय हंसते हुए बोला, वाह क्या सीन चल रहा है, बिल्कुल मूवी में विलियन जैसे नकली रोने की एक्टिंग करके सबको फंसता है। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है इसकी एक्टिंग। काश पॉपकॉर्न होता तो और भी मजा आ जाता। आदित्य भी हंसते हुए बोला, हाँ कोई नहीं, अभी मंगवा दे, बैठ कर एंजॉय करेंगे। दोनों हंसने लगे। वहीं आकाश ने अपनी हंसी रोक लिया। वहीं बाकी सबने सिर हिला दिया जैसे परेशान हो। वहीं रूही तो एक पल के लिए रोना ही भूल गई। उसका चेहरा भी काला पड़ गया। वहीं अरिजित और अमृत ने उन दोनों को थोड़े गुस्से में देखा पर कुछ नहीं बोले। वहीं वो डॉक्टर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने रूही को ऐसे रोते देख भी मुंह बना लिया और मन ही मन बोला, बहुत मजा आता होगा ना इसे। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी मैडम बोस से पंगा लेने की। पता नहीं क्या किया है इसने, जो मैडम इससे ऐसी सजा दे रहे हैं। वो बिना कोई एनेस्थीसिया या दर्द कम करने की दवाई दिए बिना ही कांटे निकाल रहा था। जो कांटा उसकी स्किन में ही घुसकर टूट चुका था उसे वो बेढंग से निकाल रहा था, जैसे आज ही नया नया ये सब सीख कर आया हो। उसे रूही की दर्द से कोई लेना देना नहीं था। रूही की चीखने चिल्लाने से उसे बस इरिटेशन हो रही थी। वो मुंह बना रहा था। उसके चेहरे पर मास्क था इसलिए कोई देख नहीं पा रहा था। ये सच में कोई ट्रेंड डॉक्टर नहीं था जिसे अमृत ने बुलाया था। ये तो वो डॉक्टर ही नहीं था। वो डॉक्टर तो आराम से बाहर गाड़ी में बैठकर चिप्स खा रहा था। और ये जो लड़का आया था रूही की ट्रीटमेंट करने, इसने तो कल ही मेडिकल टीम ज्वाइन किया था। उसकी मार्क अच्छे नहीं थे कि जो उसे किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता। फिर भी वो दिन रात डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, क्या मेडिसिन लेते हैं, ये इंटरनेट पर देखता रहता था। इसलिए वो नियति की एक ट्रेनी डॉक्टर के पास कल उसकी पैर पकड़ कर आ गया था, ताकि वो कंपाउंडर भी हो तो बन सके। और ऐसे भी लैब में ऐसे कई लोगों की जरूरत होती थी। इसलिए उस डॉक्टर से इसे उसकी सीखने की जुनून को देख कर रख लिया। और कल से ही वो इसे सीख रहा था। और ये लड़का ये भी सीखने के लिए इतना उतावला था कि उसके पीछे पीछे घूम घूम कर सीखने लगा था। इसलिए आज जब रूही की ट्रीटमेंट के लिए उस डॉक्टर को विपुल जी ने कॉल किया, तो वो डॉक्टर ने इस लड़के को ही ट्रीटमेंट करने को भेज दिया, ताकि रूही को परेशान करके नियति के लिए बदला ले सके। पहले उसने देखा कि कैसे ये लोग बस महीने में एक बार हॉस्पिटल में आते थे। उसने दादाजी और दादी माँ की मुंह से भी सुना था कि इस फैमिली के सभी लोग बेकार हैं। और पहले उसकी बोस को परेशान करते थे जिसे वो गॉड डॉक्टर बुलाती थी। इसलिए आज जब उसे मौका मिला तो वो कैसे इस मौके को हाथ से जाने देने वाली थी। रूही को ऐसा लग रहा था जैसे ये डॉक्टर उसकी जान लेना चाहता है। कॉटन से उसकी फेस में वो ब्लड को ऐसे क्लीन कर रहा था जैसे रूही की मुंह पर पत्थर मार रहा हो। उसे तो डाउट हो रहा था कि ये कोई डॉक्टर है भी या नहीं, पर फिर भी एक कुछ भी नहीं बोली। इस डॉक्टर को उसके डैड ने बुलाया था, क्या उन्होंने नकली डॉक्टर को बुलाया होगा। वहीं जब अरिजित ने देखा रूही को इतना दर्द हो रहा है, तो वो खुद को और ज्यादा रोक नहीं पाया और रूही की हाथ को पकड़ लिया और उस लड़के को देखकर थोड़े गुस्से में बोला, तुम डॉक्टर हो ना, ऐसे क्यों ट्रीटमेंट कर रहे हो, देख नहीं रहे हो मेरी प्रिंसेस को कितना दर्द हो रहा है। वहीं नेहा भी उस डॉक्टर की ट्रीटमेंट स्टाइल को देखकर डर रही थी। ये डॉक्टर उसे डॉक्टर नहीं बेकार का कंपाउंडर से भी गया गुजरा लग रहा था। तभी वो लड़का जो अब तक मास्क के पीछे हंस रहा था, वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, ठीक है अपनी प्रिंसेस की कहीं और ट्रीटमेंट करवा लो, मुझे बुलाकर मेरा टाइम क्यों बर्बाद किया। अगर इस घर से किसी ने कॉल नहीं किया होता तो मैं क्या अपनी खुशी से आता। मेरे पास भी टाइम नहीं है, मेरा एक सर्जरी है। इनकी फेस में कांटा लगकर टूट गया है, इसलिए उसे निकालते वक्त दर्द तो होगा ही, पर ये लड़की थोड़ी सी दर्द सह नहीं पा रही है, बकरी की तरह चिल्ला रही है। मैंने आज तक ऐसी पेशेंट कभी नहीं देखा। अब तुम ही खुद की बहन की इलाज कर दो। इतना कहकर वो अपने बैग में चीजें रखने लगा। वहीं जय और आदित्य तो ठहाके लगाकर हंसने लगे। आकाश भी इस बार खुद को रोक नहीं पाया और हंसने लगा। जय बोला, डॉक्टर आपको कैसे पता इस रूही की असलियत। ये तो सच में बकरी है जो हमेशा में करती रहती है। मैं करके इसने हमेशा से दूसरों का हक, उनका प्यार, सब कुछ छीन लिया है। वाह आपने क्या खूब पहचाना, मुझे भी यही लगता था। आदित्य भी बोल पड़ा, ये सच में हमेशा रोती रहती है,
चाहे इसे कोई दर्द हो या नहीं। इसे बस यही ड्रामा आता है। ये रोती है, फिर सबके आगे मासूम बनकर दूसरों को बुरी बना देती है। उन दोनों की बात सुनकर रूही को बेहद गुस्सा आ रहा था। क्या ये दोनों पागल है? उसे सच में दर्द हो रहा था। वो कोई नाटक नहीं कर रही थी। सब हैरान हो गए थे। अर्जित का मुंह तो काला पड़ गया। क्या उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, या फिर इस डॉक्टर को उसकी बातें पसंद नहीं आई? बाकी सब अर्जित को घूरने लगे थे। विपुल जी, अमृत भी उसे घूर रहे थे। तभी सीखा जी बोली, प्लीज डॉक्टर, आप मेरे छोटे बेटे की बात को नजरअंदाज कीजिए। आप प्लीज रूही और नेहा दोनों की ट्रीटमेंट कर दीजिए। ऑलरेडी लेट हो चुका है। अगर ज्यादा देर ये कांटा उनकी स्किन में रहा तो इन्फेक्शन होगा। वो बच्चा है, आप उसकी बात मत सुनिए। आप प्लीज ट्रीटमेंट कीजिए, विपुल जी भी बोले। तो वो लड़का फिर से बैठ गया और अपनी आवाज को पहले की तरह भारी बनाकर बोला, ठीक है, पर अगली बार मुझे ऐसी बदतमीजी नहीं चाहिए। विपुल जी और सीखा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। अर्जित भी कुछ नहीं बोला और चुप होकर बैठ गया। वहीं इस पागल डॉक्टर से रूही को तो इस वक्त बेहद डर लग रहा था। फिर भी वो नहीं चाहती थी कि इन्फेक्शन हो और उसका चेहरा जो थोड़ा ठीक होने लगा वो फिर से खराब हो जाए, इसलिए उसने दर्द को सहने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद मेडिसिन लगाने के बाद उसे थोड़ा बेहतर लगा। फिर उसने नेहा की ट्रीटमेंट किया, वो भी रोती चिल्लाती रही। थोड़ी देर में एक भी ट्रीटमेंट खत्म हो गया। वो लड़का बैग लेकर बाहर चला गया। सीधा जाकर वो गाड़ी में बैठा। उसके बैठते ही जो डॉक्टर चिप्स खा रहा था उसने उसे देखा और बोला, क्या तुमने उन दोनों को सबक सिखाया जिसकी ट्रीटमेंट करने के लिए बुलाया गया था? उस डॉक्टर की बात सुनकर वो लड़का जो झूठा डॉक्टर बना हुआ था, उसने मुंह से मास्क निकला और बोला, हाँ डॉक्टर, मैंने उन्हें ऐसा सबक सिखाया है कि वो लोग दोबारा किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने से पहले अब 100 बार सोचेंगे। शाबाश, तुमने बेहद अच्छा काम किया। उस डॉक्टर ने उस लड़के की कंधे पर थपकी दी। वो लड़का 23 साल का लग रहा था, दिखने में भी बेहद अच्छा था। एक्टिंग लाइन में भी जा सकता है, पर उसे बस डॉक्टर बनना है। वहीं वो डॉक्टर जो सामने बैठा था वो 26 साल का था। नाम इवान चावला। इनकी खुद की ही हॉस्पिटल है। दिखने में भी बेहद हैंडसम, किसी बॉलीवुड स्टार जैसा। ये नियति की सबसे बड़ा फैन था। उसके साथ ही प्रैक्टिस करता था और वो प्रमित भारद्वाज का सबसे अच्छा दोस्त भी था। उनकी कार वहां से निकल गई। वहीं अंदर डॉक्टर के जाने के बाद जय, आकाश और आदित्य ब्रेकफास्ट करने के लिए सबके साथ चले गए। वहीं रूही नेहा दोनों बैठ गई पर खा नहीं पा रही थी। उनकी फेस में दर्द और जलन हो रहा था, इसलिए रूही क्यूट बनने की कोशिश करते हुए बोली, मोम, क्या आप मुझे प्लीज अपने हाथ खाना खिला देगी? मेरे हाथ और फेस सब दर्द कर रहा है। उसने एक बच्चे की जैसे मुंह बना रखा था। वो बस फिर से अपनी फैमिली की वही पहले की तरह प्यार पाने की कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी सब कुछ पहले जैसा हो जाए और सब उसे पहले की तरह प्यार करे और नियति को पहले की सब भूल जाए। सीखा जी ने देखा रूही सच में बेहद मासूम लग रही थी। उन्हें पता था उनसे बेहद गलती हुई है, नियति के प्रति उन्होंने बेहद अन्याय किया है। पर रूही की मासूम शक्ल देखकर वो मना नहीं कर पाई और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। अरे वाह, इतनी जल्दी हृदय परिवर्तन हो गया। कुछ लोग तो गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं, जय खाते हुए सीखा जी को ताना मारते हुए बोला। और ये बात सच में जाकर सीखा जी की दिल में लगी। तभी विपुल जी बोले, रूही, तुम कोई बच्ची नहीं हो। तुम्हें बस छोटी सी चोट लगी है, तुम अपनी हाथ से खाना खा सकती हो। तुम्हें अपनी मोम को क्यों परेशान करना है? उनकी बात सुनकर रूही की आंखों में आंसू भर गई। वो विपुल जी को देखते हुए बोली, डैड, मेरी हाथ में सच में दर्द है। मोम मुझे खाना खिला दे तो क्या प्रॉब्लम है? उसकी बात सुनकर भी विपुल जी ने भाव नहीं बदला, फिर भी नर्म लहजे में बोले, तुम्हें अपनी मोम को परेशान नहीं करना चाहिए, उसे भी ब्रेकफास्ट करना है ना। रूही की आंखों में आंसू देखकर वो कठोर नहीं हो पाए। रूही ने समझदारी से सिर हिलाया और बोली, ठीक है, मैं मोम को परेशान नहीं करूंगी। इतना कहकर वो खुद ही हाथ से खाने लगी। विपुल जी और सीखा जी ने उसे देखा। उन्हें बुरा लगा पर कुछ नहीं बोले।
उन्हें रूही समझदार लगी इस वक्त। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से रूम में जहां बड़ी टेबल की चारों तरफ कुछ लोग बैठे हुए थे और सामने प्रोजेक्टर पर कुछ सीन चल रहा था, सब उसे स्ट्रेट पोजीशन में बैठकर गौर से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब पावरफुल सोल्जर हो। तभी प्रोजेक्टर बंद हुआ और एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, जैसा कि आप सबने पहले ही सुन लिया होगा, ब्रिटेन में शायद जल्दी ही युद्ध छिड़ सकता है। उसमें 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा और हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। ये उनका सत्ता का खेल है। जो अभी किंग का छोटा भाई खुद उसे हटाकर किंग बनना चाहता है। अंदर ही अंदर वो युद्ध को भड़का रहा है। अगर वार हुआ तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आम लोगों के ऊपर ही पड़ेगा। और सुना है अभी किंग को किसी ने जहर दिया था। वो अभी खतरे में है। उन्होंने पैलेस से इस खबर को बाहर आने से रोक दिया है। पर ये ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकता और पैलेस में भी कई गद्दार होंगे। एक बार किंग की बीमार होने की खबर आते ही वार शुरू हो जाएगा। हम अपने लोगों को बस 1-2 दिन में वहां से कैसे निकाले। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, रिव्यू जरूर दीजिए। आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए।